सो वेलकम बैक टू बीपीएससी गुरुकुल। हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेक्शन हमने कवर किया, उसमें हमने देखा था कि क्या सिचुएशंस थी यूरोप के अंदर जिन्होंने इंस्पायर किया यूरोपियन और यूरोपियन कंपनीज को कि वो एशिया की तरफ आए और वहां आकर ट्रेड करें। तो उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज थी या फिर यूरोपियन कंट्रीज थी जो इंडिया की तरफ आई या फिर कह सकते हैं एशिया की तरफ आई और फॉर द ट्रेड पर्पसेस। ठीक है, तो वो इसका सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इन्हीं में ये जो कंपनीज थी, ये जो लोग थे जो यहाँ पर आए थे, उसमें हमने देखा था कि जो लोग निकले थे एशिया को ढूंढने के लिए या फिर एशिया की तरफ लैंडफॉर्म ढूंढने के लिए, उनमें से एक पर्सन थे कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी की, और एक आपके थे वास्को डी गामा जो इंडिया की तरफ आए। इंडिया से हम बात करते हैं अभी इंडिया की। इंडिया से जब उन्होंने ट्रेड किया और ट्रेड करके वो लौटे वापस यूरोप, तो वहां जाकर उन्होंने कैलकुलेट किया कि इंडिया से जो भी उन्होंने स्पाइसेस खरीदे हैं और वहां उन स्पाइसेस को ले जाकर उन्होंने यूरोप में जब सेल किया, तो उनका जो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज जो था, प्रॉफिट परसेंटेज जो उनको मिला वो नियरली आपका 60 टाइम्स था। 60% नहीं, इट्स 60 टाइम्स, 60 गुना प्रॉफिट था। मतलब जो उनका ट्रेवल का एक्सपेंस रहा, इतने दिन लगे होंगे उनको, अगर हम बात करें कि वो अफ्रीका के इस रीजन से होते हुए एशिया के इंडिया वाले कॉर्नर पे अगर पहुंचे, तो वो जो टाइम था उनका, टाइम ऑफ ट्रेवल जो उसमें एक्सपेंस हुआ, उन सारे एक्सपेंस को काउंट करने के बाद, उस सारे एक्सपेंस को उसमें से डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट उनका निकला वो था 60% प्रॉफिट, जो कि बहुत ज्यादा था। अब इतना प्रॉफिट देखने के बाद, इतना वो रिसोर्सेज लगाए उन्होंने, इतनी कॉस्टिंग उनकी लगी, उसके बाद भी 60 टाइम्स अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एशिया और इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो कहा जाता है कि वास्को डी गामा की विजिट और एक स्टोरी ऑफ एक इंडिया में एक ट्रेवलर आए थे, वेनेशियन ट्रैवलर इंडिया में पहुंचे थे, और उस टाइम पर इंडिया में कात्या, आंध्रा वाला जो रीजन है, आंध्र प्रदेश जहां पर है, उस रीजन में कात्या डायनेस्टी का रूल होता था। कात्या डायनेस्टी में वारंगल के कात्या जिनको बोला जाता है, वारंगल के कात्याज में रुद्रमा देवी का रोल था। उस समय पे एक वेनेशियन ट्रैवलर इंडिया आए थे, उसका नाम क्या था आप मुझे बताइए। वेनिस से वेनेशियन ट्रैवलर इंडिया पहुंचे थे, उन्होंने कात्या डायनेस्टी की रुद्रमा देवी के बारे में वहां जाकर, यूरोप में जाकर बहुत सारी स्टोरीज बताई, और पूरे भारत के बारे में उन्होंने यहाँ जो उनका मेमोरियल लिखा या फिर अकाउंट बनाया, जैसे हम ब्लॉग वगैरह लिखते हैं अभी, उसी तरीके से जो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में मेंटेन किया, मेंशन किया, उसको उन्होंने यूरोप में जाकर बताया। ठीक है, तो ये दो चीजें ऐसी थी, एक तो वास्को डी गामा की विजिट, दूसरा वेनिस के एक ट्रेवलर जिनका नाम था मार्को पोलो। ये मार्को पोलो अकाउंट्स थे जो मार्को पोलो के, उन दोनों ने ही यूरोप के अंदर एक हलचल मचा दी। अब मान लीजिए एक जहाज जो इंडिया से आता है और आने के बाद उसको रियलाइज होता है कि वी गेन्ड 60 टाइम्स प्रॉफिट ऑफ अवर कॉस्ट, और दूसरी तरफ जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि उसको रियलाइज जब हुआ क्या कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है हम लोगों को, दूसरी तरफ मार्को पोलो के अकाउंट्स, मार्को पोलो ने इंडिया के बारे में इतनी सारी स्टोरीज यूरोप को बताई कि वहां उनकी स्टोरीज को सुनने के बाद बहुत सारे जो ट्रैवलर थे, बहुत सारे जो एक्सप्लोरर थे, मिलिट्री कमांडर्स थे जिनको एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट था, वो सारे इंडिया की तरफ आने के लिए एक्साइटेड होने लगे। तो अब इससे कैसे हेल्प मिलती है हम वो समझेंगे। जैसे देखो,
ये हमने कंसिडर किया कि ये है हमारा इंडिया। कहा जाता है कि जो मार्को पोलो थे वो ऐसे नॉर्थ की साइड से घूमते हुए, वेनिस से नॉर्थ की तरफ घूमते हुए, पूरा यूरोप से एशिया को कवर करते हुए, चाइना को कवर करते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए फिर पहुंच गए वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पहुंचे, यहाँ पर कात्या डायनेस्टी का रूल था। कात्या डायनेस्टी का रूल था यहाँ। और यहाँ की जो रानी थी उसका नाम था रुद्रमा देवी। ये यहाँ रूल करती थी। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे वो हमने किया भी है लास्ट क्लास में, कि कौन कौन से फैक्टर्स से विच मोटिवेटेड यूरोपियंस, फैक्टर्स क्या थे जिन्होंने यूरोपियंस को मोटिवेट किया इंडिया की तरफ आने या एशिया की तरफ आने के लिए और यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट क्या था हमारा? फर्स्ट था कि विजिट जो किया वास्को डी गामा ने और उनको जो प्रॉफिट परसेंटेज मिला 60 टाइम्स प्रॉफिट जो मिला, फर्स्ट थिंग वो थी। सेकंड थी जो मार्को पोलो की विजिट थी और जो वो इंडिया आए, यहाँ से बहुत सारी स्टोरी जो ले जाकर उन्होंने यूरोपियंस को सुनाई, उस चीज ने इंस्पायर किया वास्को डी गामा के विजिट ने। और मार्को पोलो की स्टोरीज, उन्होंने उस चीजों को इंस्पायर किया। मार्को पोलो जब इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल वेरिएशन जो है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी ज्यादा है। मार्को पोलो ने क्या लिखा? मार्को पोलो लिखते हैं मार्को पोलो ने लिखा कि जितने तरीके के कलर हम पूरी दुनिया में देखते हैं उतनी कलरफुल वेजिटेशंस जो हैं वो इंडिया के अंदर दिखाई देती है। जितने तरीके के कल्चर हम पूरी दुनिया में घूम कर देखते हैं, क्योंकि वो क्या थे, ट्रैवलर थे, वो अलग अलग जगह घूमते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर सिर्फ भारत में आप पहुंच जाते हैं तो इतने कल्चरल डाइवर्सिटी मिलती है, इतने तरीके के लोग मिलते हैं, लिविंग स्टाइल जो है सबका डिफरेंट है। तो जितना आपको पूरी वर्ल्ड में डाइवर्सिटी, जो नॉन वर्ल्ड उस टाइम पर था उसमें डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडिया में आपको मिल जाएगी। पूरे वर्ल्ड में आप घूमिए, जितनी वर्ल्ड में डाइवर्सिटी नहीं देख पाएंगे उससे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको इंडिया में मिल जाएगी। अब जो एक्सप्लोरर तरीके के लोग थे, ट्रैवलर जो थे, उनको इस चीज ने बहुत एक्साइटेड किया, इन कहानियों से बहुत मोटिवेशन में दिया, क्यूरियोसिटी जनरेट की कि टू नो अबाउट इंडिया, कि ऐसा भारत के अंदर क्या है जो इतना आकर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा, भारत की जो इकोनॉमी थी उनको इन्होंने नोटिस किया और उन्होंने क्या लिखा कि इंडिया में उस टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज थी, ट्रेड सेंटर्स बहुत सारे थे इंडिया के अंदर, लार्ज सिटीज बहुत सारी हैं इंडिया के अंदर, डेवलप्ड सिटीज बहुत है, मिलिट्री काफी अच्छी है। जब उन्होंने यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहाँ की सिटीज, यहाँ का कल्चर, यहाँ के मार्केट प्लेसेस, इन सब के बारे में जब उन्होंने लिखा, तब कितने तरीके के लोगों को मोटिवेशन मिलेगा यहाँ आने के लिए। वो लोग जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई चीजों को, उनको मोटिवेशन मिलेगा। वो लोग जो बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी में इंटरेस्ट लेते हैं वो आ सकते हैं। वो लोग जो ट्रेड कर सकते हैं वो आ सकते हैं। इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग आ सकते हैं। उनको क्या लगा कि हो सकता है इंडिया में हमारे लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज हों, तो दे स्टार्टेड विजिटिंग इंडिया। तो ये कह सकते हैं कि यूरोप से एक तरीके से क्रांति छा गई या वेव आ गई कि सब लोगों ने इंडिया की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कहा जाता है कि ये जो सारी स्टोरीज है ये कैसे बाहर आई, जब वो भारत से गए उसके बाद वेनिस के जो राजा थे, एक बार वो बड़े परेशान थे, आसपास के जो रूलर्स थे उन्होंने वेनिस के ऊपर अटैक करने की पूरी तैयारी की थी। एंड द मेजर कॉज बिहाइंड दिस सिचुएशन वाज, वहां के जो राजा थे उनका लीगल हेयर नहीं था, मेल सक्सेसर नहीं था कोई। उनकी एक डॉटर थी
मेल सक्सेसर नहीं होने की वजह से यहाँ के जो राजा थे, वो वेनिस के जो राजा थे, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने उसके दरबार में जितने भी लोग थे सबको बुलाया, मेजर कंसल्टेंट को बुलाया, कि पूछा उन लोगों से कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारी तरफ अब चारों तरफ से अटैक होने वाला है, या फिर हमें खुद अपना जो सिंहासन है, जो रूल है, हमें छोड़ना पड़ सकता है, या फिर हम गिव अप कर सकते हैं, कि क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है, डू वी हैव लास्ट ऑप्शन, एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम टू हैंडल द सिचुएशन। उस टाइम पर मार्को पोलो उनको रुद्रमा देवी के बारे में बताते हैं कि रुद्रमा देवी अगर भारत देश में अगर एक महिला रूलर हो सकती है, तो व्हाई नॉट इन वेनिस, वेनिस में महिला रूलर क्यों नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि रुद्रमा देवी का जब जन्म हुआ तो उनके फादर ने और वहां के जो प्रधान थे, मंत्री में जो हेड थे, उन्होंने पब्लिक को ये नहीं रिवील किया कि लड़की हुई है। उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे वंश का, कात्य वंश का वारिस हुआ है, उत्तराधिकारी हुआ है। दे डिक्लेयर्ड हर एज द सक्सेसर। सबको लगता था लड़का है, लेकिन उसको लड़के की तरह पाला भी गया, लेकिन जब बड़ी हुई तो समझ में आया कि ये लड़की है, तब अटैक की तैयारी हुई। फिर ऐसे में जो रुद्रमा देवी है, जिसे पूरी स्टोरी नहीं है, शॉर्ट में है, जब रुद्रमा देवी, वहां की जनता ने जब रुद्रमा देवी को ऑफेंड किया कि मतलब आपने उसके अगेंस्ट गए कि आपने महिला होकर अब तक शासन किया, अपने आइडेंटिटी को छुपाया, हमसे झूठ बोला, हम रूल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्हें बाहर निकाला, छोड़ दिया उन्होंने सिंहासन। लेकिन जब चारों तरफ से कात्या डायनेस्टी पर अटैक होता है, तो वही जनता उनको वापस बुलाने आती है कि आप हमें बचा लीजिए। तब वो लीड करती हैं, वो उनको बैटल को लीड करती हैं, जो भी एनिमीज होते हैं उनको डिफीट करती हैं, उनको हराती हैं, फिर जीत जाती हैं। उसके बाद इनका कोरोनेशन होता है, सिंहासन इनको दिया जाता है, दोबारा से राज तिलक इनका किया जाता है। ये जो स्टोरी है वो वेनेशियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो यूरोप में जाकर सुनाते हैं। वो वहां कहते हैं कि जब वो वहां रूल कर सकती है, तो यहाँ वेनिस में फीमेल चाइल्ड या गर्ल सक्सेसर रूल क्यों नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि वहां तो आइडेंटिटी छुपाई गई, लेकिन यहाँ तो आइडेंटिटी छुपाने वाला कोई सीन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने आइडेंटिटी छुपा के इस चीज को डिक्लेयर किया। आप आइडेंटिटी को जानते हुए आप सीधा अपनी बेटी को ही अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दीजिए, डायरेक्ट डिक्लेयर कर देना है आपको। तो जब वेनिस के किंग ने इस चीज को सुना, इस चीज से मोटिवेट होकर, रुद्रमा देवी से मोटिवेट होकर, मार्को पोलो की बात को सुनकर वो अपनी बेटी को उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते हैं जो मार्को पोलो है, और उसके बाद इंडिया की तरफ बहुत सारे लोगों ने आना शुरू कर दिया। अब आने वालों में जो सबसे पहले थे वो हमने देखा था कि ये जो पावर्स है, उन्होंने यूरोप से बाहर निकलने की कोशिश की, नए नए प्लेसेस को सर्च करने की कोशिश की। इन्होंने ना सिर्फ इंडिया के अलावा भी अफ्रीका, अमेरिका को भी बांट लिया। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने लगभग जितना नॉन वर्ल्ड था, जितने जहां जहां लैंडमार्क थे, वहां वहां इन्होंने सबसे पहले अपनी कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया और इंडिया की तरफ भी आए। अब हम देखेंगे कि इंडिया में आने वाले कौन से ऐसे पावर्स रहे या कौन सी ऐसी कंट्रीज रही जो सबसे पहले इंडिया में आई, और कौन सी ऐसी कंट्रीज रही जिन्होंने इंडिया में आकर सबसे पहले अपनी पावर या फिर फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया। अब यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। एक हम देखेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। उससे पहले क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी कब बनी, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा। कंपनीज कौन कौन सी थी और उनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ हम सीक्वेंस में उसको देख लेते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। एक क्विक रिवीजन ही उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले था पोर्तुगीज, उसके बाद आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है।
ये जो हुआ था वो हुआ था 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ है आपका 1600 में। उसके बाद हमारे पास आता है डच। डच कंपनी जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1602 में। उसके बाद हमारे पास आती है डेनिश, established in 1616। उसके बाद आती है फ्रेंच 1664। So this is a sequence according to the year of their establishment. This is the sequence of companies according to their establishment. अब एक सीक्वेंस आता है कि ये तो था ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, उसके बाद उन्होंने इंडिया में जब अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की तो उसका क्या सीक्वेंस रहा। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई इंडिया में वो सबसे पहले की थी पुर्तगीज ने। सबसे पहले फैक्ट्री का स्टैब्लिशमेंट किया गया था पुर्तगीज के द्वारा। उसके बाद आया था डच। उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आता है डेनिश और उसके बाद आता है फ्रांस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कंपनी तो पहले बन चुकी थी लेकिन वो भारत में बाद में आई। वो पहले अलग अलग एरिया में ट्रेड करने के पर्पज से रुकी हुई थी। अलग एरिया में ट्रेड करते हुए वो बाद में भारत पहुंचती है। उसके पहले डच का अराइवल जो है, डच की फैक्ट्री का जो स्टैब्लिशमेंट है वो इंडिया में हो जाता है। तो पुर्तगीज, डच, देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आपका डेन आता है, उसके बाद डेनिश आता है, उसके बाद फ्रेंच आ जाता है। अब देखो यहाँ पर हमने जो सीक्वेंस देखा है फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट का, फैक्ट्री जो स्टैब्लिश हुई थी या कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी तो वो किस तरीके से थी, फैक्ट्री का मतलब क्या होता था यहाँ। तो फैक्ट्री का मतलब यहाँ किसी भी तरीके से कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी। दिस वाज नॉट अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये क्या होता था, ये एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, ये एक तरीके का कह सकते हैं आप एक स्टोरेज हाउस एंड ऑफिस। ठीक है, ये आपका होता था फैक्ट्री। इसमें एक सेक्शन होता था स्टोरेज के लिए, जहां पर जो हम खरीदते हैं चीजें उनको हम स्टोर करेंगे, या फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आएंगे जिनको हम सेल करेंगे यहाँ की मार्केट में, वो होता था। और ऑफिस फॉर द मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें इसमें होती थी। यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो ये क्या हो जाता है फैक्ट्री का मतलब कि एक तरीके का ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जिसमें एक तरफ स्टोरेज हाउस और एक तरफ ऑफिस बना गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। दूसरी तरफ होता था फोर्ट। उसका क्या मतलब होता था, किसी भी देश के अंदर अपनी टेरिटरी बना लेना। तो जब ये लोग फोर्ट बनाते थे तब ये लोग क्या करते थे, एक फोर्टिफिकेशन कर देते थे, इस पूरे एरिया में एक वॉल बना देते थे। जैसे कैंपस होते हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस होते हैं जैसे, उसी तरीके से एक वॉल बना लेते थे टू फोर्टिफाई। अब देखो फोर्टिफाई करने का पर्पस क्या था, यही फैक्ट्री जो यहाँ ओपन प्लेस पर थी तब तक ये सिर्फ फैक्ट्री थी, लेकिन जैसे ही उसका फोर्टिफिकेशन हुआ वैसे ही क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गई। फोर्टिफिकेशन ने इसे कन्वर्ट कर दिया, लीगली कन्वर्ट कर दिया, एंड नाउ इट बिकम टेरिटरी। फैक्ट्री, टेरिटरी ऑफ एसोसिएटेड गवर्नमेंट, टेरिटरी ऑफ एसोसिएटेड फैक्ट्री। ठीक है,
अगर ये ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री बनाई है और उन्होंने इसको फोर्टिफाई किया, तो इसके अंदर जो रूल रेगुलेशन होंगे वो किसके होंगे? वो ब्रिटिशर्स के होंगे। अगर ये फैक्ट्री पुर्तगीज की है तो इसके अंदर का रूल रेगुलेशन किसका होगा? पुर्तगीज का ही होगा। यहाँ इंडिया के रूल रेगुलेशन नहीं चलेंगे। जिस देश की कंपनी ने यहाँ आकर फोर्टिफिकेशन किया है, उस पर्टिकुलर एरिया में उस कंपनी के, उस पर्टिकुलर देश की कंपनी के रूल रेगुलेशन चलेंगे। देखो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास फैक्ट्री हुई, ठीक है। इसको हमने क्या किया? इसको हमने फोर्टिफाई किया। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ रेजिडेंशियल एरियाज बना दिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई हमने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई। टेक्सटाइल्स बन गए यहीं पे इनके, जहां पर से वो कॉइन्स इशू करते थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि अपने आप में ये एक सोवरेन प्लेस हो जाता था, संप्रभुत्व क्षेत्र हो जाता था, सोवरेन बाउंड्री हो जाती थी। अब इसके बाहर उस पर्टिकुलर राजा का रूल है, जिसकी धरती के ऊपर, जिसकी लैंड के ऊपर उन्होंने फोर्ट बनाया है, और फोर्ट के अंदर जाते ही ये उस कंट्री के रूल रेगुलेशन या लॉ के अकॉर्डिंग हो जाता है, जिस देश की कंपनी ने यहाँ पर फोर्टिफिकेशन किया है। तो जब तक ये फैक्ट्री है तब तक किसी की सोवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन जैसे ही फोर्टिफिकेशन हो जाता था, इट वाज द चैलेंज टू द सोवरेनिटी ऑफ द इंडियन रूल्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट वाज चैलेंज टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन रूलर्स। इसलिए जो ज्यादातर रूलर्स थे उनको शुरू में ये समझ ही नहीं आया कि फोर्टिफिकेशन करने से उनकी सोवरेनिटी चली गई। उन्हें लगा कि कंट्री क्या कह रही है, कंपनी क्या कह रही है कि हम अपनी फैक्ट्री के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं, इसीलिए हमें फोर्टिफिकेशन देने की परमिशन दी गई। उसके बाद उनको पता चला कि ये फोर्टिफिकेशन जो हुआ है उसके बाद उस एरिया के अंदर हमारा कोई रूल ही नहीं है। इसके बाद अब हम लिखेंगे पुर्तगीज, क्योंकि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज। तो हम उसका देख लेते हैं किस तरीके से उनकी कंपनीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। टॉपिक पे आते हैं। पुर्तगीज कंपनीज। तो जो पुर्तगीज कंपनीज थी, जो पुर्तगाल की कंपनी थी, ये सबसे पहली विजिट वास्को डी गामा की हम लोग इसमें लिखेंगे, फिर हम बाकी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट विजिट जो हुई थी वास्को डी गामा, फर्स्ट विजिट बाय वास्को डी गामा कब हुई थी? 1498 में। अब जो फर्स्ट विजिट हुई उस टाइम पर ये कहां पहुंचे थे? ही रीच्ड और कालीकट कहाँ है? इंडिया के मालाबार कोस्ट पर है। ठीक है। एंड ही वॉज वेलकम्ड बाय किंग जमोरिन। जमोरिन जो वर्ड है वो पुर्तगीज और यूरोपियंस ने ही उनको बोलना शुरू किया, जमोरियन। एक्चुअल में ये जो वर्ड था वो था समुद्री, समुद्री। समूह का मतलब होता है समुद्र, और थ्री का मतलब होता है गॉड ऑफ, या फिर गॉड कह सकते हैं सिंपल। समुद्री का मतलब होता था गॉड ऑफ द सी, समुद्र के राजा। बाद में जब
पुर्तगीज आए तो समुद्री तो बोला नहीं गया इनसे, तो समुद्री करते हुए इन्होंने जमोरिन जमोरिन बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस नाम का डाइवर्जन हो गया, तो वो जो फेमस हुआ वो जमोरिन के नाम से फेमस हो गए। उसके बाद वास्को डी गामा अपनी फर्स्ट विजिट में इंडिया से जो अपना शिप लेकर गए, ब्लैक पेपर से भरकर लेकर गए, he returned back with Indian spices, specifically black pepper. ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च। बाय सेलिंग ऑफ दैट स्पाइस he earned 60 times profit, excluding his expenses. After the exclusion of his expenses, ठीक है। अब हम पहले वास्को डी गामा के विजिट को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जब वास्को डी गामा फिर से भारत में आए, सेकंड विजिट के लिए जब आए, तो वो आए थे 1502 में, 1502 में, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट विजिट जो रही 1502, नेक्स्ट विजिट देख लेते हैं। वास्को डी गामा की जो सेकंड विजिट थी इंडिया में वो थी 1502 में। यहाँ पर जब वो आए सेकंड टाइम, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट किया कन्नौर के अंदर जो थी, ठीक है। उसके बाद वो लौट गए। उसके बाद थर्ड टाइम फिर से वो इंडिया वापस आए 1524 में। बट इस बार जब वो आए तो वो नॉर्मल एक इंसान की तरह नहीं आए, वो क्या बन गए थे, ही रिविजिट्स इंडिया एज ए गवर्नर, गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज कंपनी, गवर्नर बनकर वहां पर आए। सेम ही ईयर में 1524 में ही उनकी डेथ हो जाती है और उनको इंडिया के ही कोचीन जगह पर दफनाया जाता है और बाद में उनके बरियर्स को लेकर जाया जाता है वापस। अब हम देख लेते हैं जो फैक्ट्रीज का सीक्वेंस रहा पोर्चुगीज फैक्ट्री का। वास्को डी गामा को हम देख चुके हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अभी हम एक मैप बना लेते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं पोर्चुगीज फैक्ट्री के बारे में। एक मैप हम कंसिडर कर लेते हैं। ये गुजरात का एरिया आपका, ये जो एरिया है आपका केरला वाला, मालाबार कोस्ट का जो रीजन पड़ता है, देयर वर 3 स्टेट, स्मॉल स्टेट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ केरला। इनमें जो नदर्न मोस्ट स्टेट होता था वो होता था कालीकट। जो सेंटर में स्टेट थी उसका नाम था कोचीन। और थर्ड नंबर था जो सबसे साउथ में था वो था त्रावणकोर। इसमें सबसे ज्यादा डेवलप जो था वो था कालीकट। उसके बाद धीरे धीरे त्रावणकोर भी क्या हो गया, डेवलप हो गया। त्रावणकोर का जो था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, रिसर्च वर्क, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट पे फोकस किया। कालीकट जो था वो उनका जो फोकस था वो क्या था, कालीकट फोकस्ड ऑन द एक्सपेंशन। कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, वो एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे थे। अब जब ये एक्सपेंशन पर फोकस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दे हैड क्रिएटेड कंट्रोवर्सीज। अब इसी एक्सपेंशन के चक्कर में, इसी एक्सपेंशन की वजह से इन दोनों के आपस में राइवलरी हो गई, कोचीन और कालीकट की। तो याद क्या रखना है कि कालीकट और कोचीन क्या है, राइवल्स हैं। इसी का फायदा किसने उठाया, पुर्तगीज ने। तो अब यहाँ पर जो हम पुर्तगीज फैक्ट्रीज लिखेंगे उसमें हम इस चीज को देखेंगे। तो नाम लिख लेते हैं।
सबसे पहले 1498 में जब आए थे तो वो एक अर्ली विजिट थी 1498। उसके बाद 1498 के बाद कहा जाता है कि इन 1500 पहला ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश हुआ कालीकट में। फर्स्ट ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश कहाँ हुआ? कालीकट के अंदर।